Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you're all fine. So today I'm here to start lecture series of atomic and molecular physics. तो जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि आज मैं उस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। और इस लेक्चर सीरीज़ का जो फर्स्ट टॉपिक है जिसका आज लेक्चर मैं दूंगी वो है न्यूक्लियर एटम। नाम से ज़ाहिर हो रहा है, कोई आइडिया अगर आपके माइंड में आ रहा है, मीन्स जब मैंने ये नेम फर्स्ट टाइम सुना था तो मेरे माइंड में यही आइडिया आया था कि ऐसे एटम की स्टडी इस टॉपिक में होगी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। बिकॉज लेट 19th सेंचुरी तक तो जितने भी साइंटिस्ट थे उनको मतलब ये आइडिया तो था कि जितने केमिकल एलिमेंट्स हैं सब कंसिस्ट करते हैं एटम्स पे, ठीक है, लेकिन उन्हें एटम के स्ट्रक्चर का प्रॉपरली कोई आइडिया नहीं था। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि एटम जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा है। और एक क्लू ये उनके पास था कि जितने भी एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा एटम जो है वो एज अ होल एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, लेकिन एटम के स्ट्रक्चर के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। इसके अलावा उन्होंने जब ये देखा कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इसके अलावा वो एज अ होल न्यूट्रल है, तो एक चीज़ को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उसे न्यूट्रल करने के लिए उसमें ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किस तरह के हैं और किस तरह उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है एटम में, इस बात के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, कोई क्लू नहीं था। बिकॉज 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो कर ली थी, तो 1898 में उन्होंने ये आइडिया दिया, जो कि उनके प्लम पुडिंग मॉडल या चॉकलेट चिप कुकी मॉडल से उन्होंने ये आइडिया दिया कि जितने भी एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक जिस तरह एक चॉकलेट चिप कुकी में चॉकलेट चिप डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसी तरह एक एटम में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और इसके अलावा बाकी जितनी भी स्पेस है जिस जो कि कुकी का बकिया हिस्सा होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। इट्स मीन कि उनका ये कहना था कि जितने भी एटम्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज इसी तरह रैंडमली स्प्रेड होता है और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चॉकलेट चिप्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये आइडिया तो उन्होंने दे दिया था, लेकिन जब प्रॉपरली एटम की स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई और एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया तो जो जे थॉमसन का ये आइडिया था चॉकलेट चिप कुकी मॉडल वाला, ये टोटली रिजेक्ट हो गया। बिकॉज आज का जो एटम है जिसको हम सब जानते हैं, जिसके स्ट्रक्चर को हम सब स्टडी कर चुके हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड नहीं होता बल्कि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी चॉकलेट चिप्स की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते बल्कि प्रॉपरली शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसी वजह से जो जे थॉमसन का मॉडल था या उनका जो आइडिया था चॉकलेट चिप कुकी वाला, वो रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 1911 में आए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, जो कि उनका एक मोस्ट फेमस उनका जो एक्सपेरिमेंट है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया और उस पर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स जिनकी स्पीड 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड थी, उन पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया गोल्ड फॉइल पर और वहाँ से उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्हें मिली जिससे उन्हें ये पता चला फर्स्ट ऑफ ऑल कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो एम्प्टी स्पेस है। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि ये हैवी पार्टिकल्स अगर पॉजिटिव चार्ज इसी तरह स्प्रेड है तो ये जो पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये जाएंगे और सीधा मूव कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअल में सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं गए, बल्कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जो 180 डिग्री के एंगल पर स्ट्राइक मतलब रिफ्लेक्ट बैक हुए। कुछ
मतलब बहुत मैक्सिमम ऐसे थे जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हुए, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि स्ट्रेट चले गए। तो यहाँ से रदरफोर्ड को एक न्यू एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसके सेंटर में कोई मेन पावर है। एक और बात वो कि वो अल्फ़ा पार्टिकल्स 180 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हुए थे, जो कि न्यूक्लियस के बहुत करीब गए थे, जिन पे हाई न्यूक्लियर फोर्सेस ने एक्ट किया था। वो अल्फ़ा पार्टिकल्स लार्ज एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हुए थे। ये बात इस वजह से की क्योंकि उन्होंने कहा अगर इस एटम के मिड में कोई ऐसी हाई पावर ना होती तो जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए गए थे एटम पे, वो सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट जितने थे वो स्ट्रेट लाइन में पास हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ एक्चुअल में। तो इस वजह से रदरफोर्ड ने रिमार्क दिया था कि इट वाज इनक्रेडिबल एज इफ़ यू फायर्ड अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट केम बैक एंड हिट यू। मीन्स कि अगर आप एक 15 इंच का शेल स्ट्राइक करते हैं टिश्यू पेपर पे और वो आपकी तरफ वापस आ जाए। टिश्यू पेपर की एग्जांपल इस वजह से उन्होंने दी बिकॉज टिश्यू पेपर बहुत लाइट होता है, और थॉमस जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम का स्ट्रक्चर वो बता रहे थे, उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था वो बहुत ज़्यादा लाइट था, मतलब हल्का था। तो उस लिहाज से उन्होंने उसे तशबीह दी थी टिश्यू पेपर से कि अगर टिश्यू पेपर और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स उस पर स्ट्राइक किए गए थे वो बहुत हैवी अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, जिनका मास रिलेटिवली ऑलमोस्ट 8000 इलेक्ट्रॉन के मासेस के इक्वल होता है। तो इतने हैवी पार्टिकल्स जब उस पर स्ट्राइक किए गए तो उसमें से बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स 180 डिग्री पे, जो कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ, 180 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हुए। बहुत सारे ऐसे थे जो 1 डिग्री के एंगल पे हुए, और कुछ ऐसे थे जो कि सीधी मतलब पास हो गए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो उससे उनके पास उन्होंने जो ये बात उन्होंने इस वजह से की ताकि उनके जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जो उन्होंने रिज़ल्ट लिया है अपने एक्सपेरिमेंट से, उसको वो एक्सप्लेन अच्छे से कर सकें। तो इसके बाद जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया, जिसको आज हम सब जानते हैं, जो कि इस तरह का है, ये देख सकते हैं आप, जिसमें मिड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ गोल्ड फॉयल नहीं लिया बल्कि डिफरेंट किस्म के फॉइल्स उन्होंने यूज़ किए, स्टील फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल, डिफरेंट फॉइल्स यूज़ किए ताकि वो ये चेक कर सके, न्यूक्लियर चार्ज को चेक कर सके कि न्यूक्लियर चार्ज क्या सेम रहता है या वो फॉयल के मटेरियल के लिहाज से चेंज होता है। तो उन्हें ये पता चला कि जैसे गोल्ड फॉयल है तो उसके जितने एटम्स होंगे उनके न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा। इसके अलावा अगर फॉयल जो है वो एल्यूमिनियम का है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज एलिमेंट के, यानी एलिमेंट चेंज होते रहेंगे तो उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें भी चेंजिंग आती रहेगी। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जितने भी एलिमेंट्स और एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, तो उनमें उनके हिसाब से न्यूक्लियर चार्जेस होते हैं, यानी उसके हिसाब के। जैसे कार्बन अगर लें तो उसमें 6 होते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन में 1 होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो चेंज होता रहता है। तो उन्होंने इसीलिए डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट फॉइल्स लिए, उन पे एक्सपेरिमेंट किया, और एट द एंड उन्होंने फिर जब उन्होंने हमें एक एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रॉपर दे दिया तो उन्होंने एट द एंड एक और बात की। उन्होंने ये बात की कि अगर जितने भी मैटर्स हैं एक्चुअल में, अगर उनके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई में से अगर एम्प्टी स्पेस ख़त्म कर दी जाए, इवन आप ये कह लें सिर्फ ह्यूमन बॉडी को छोड़ें, यूनिवर्स पूरी जितनी है, अगर पूरी यूनिवर्स में से हम एम्प्टी स्पेस को ख़त्म करते हैं बिलफर्स, तो ये इतनी स्मॉल हो जाएगी कि इसको एक डॉट हम कह सकेंगे, यानी वो एक डॉट की तरह हो जाएगी, यानी इतनी स्मॉल हो जाएगी, हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा, यानी वो इतनी स्मॉल हो जाए अगर एटम्स के स्ट्रक्चर में से एम्प्टी स्पेस को रिमूव कर दिया जाए।
तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने 1911 में न्यूक्लियर की डिस्कवरी की, प्रॉपर एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया हमें, और इसके अलावा 1919 में उन्होंने प्रोटॉन की भी डिस्कवरी की। और रदरफोर्ड की न्यूक्लियर फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल दिया था, सो दैट्स वाई। और इसके अलावा न्यूक्लियर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स का इस वजह से मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं ली, बिकॉज न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स जो हैं, ये दोनों ब्रांचेस, इनका इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम है। तो अगर आप इंट्रोडक्टरी क्लास देखना चाहते हैं या आप इसके इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपके न्यूक्लियर फिज़िक्स के फर्स्ट लेक्चर का। उससे आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन का भी पता चल जाएगा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो बुक मैं फ़ॉलो कर रही हूँ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स के लिए, वो है आर्थर बेसर की 6th एडिशन या 7th एडिशन, जो भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो, आप ले सकते हैं, दोनों बहुत बेस्ट हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स के, वो सारे तकरीबन उस बुक में कवर हो जाएंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था, हिस्ट्री से था और तकरीबन प्रीवियस नॉलेज थी, एंड आई होप यू एंजॉय माय लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।